हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ज्ञान रथी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है जनरल साइंस में हमें वन बाय वन जो कंप्लीट आपके जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं उनका थ्योरेटिकल रिवीजन भी कर रहे हैं समरी फॉर्म के अंदर कंप्लीट कंटेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आप मानकर चल सकते हो कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस हो रही है, ओवरऑल आपका जो कंपटीशन एग्जाम के लिए जनरल साइंस कंप्लीट हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं सबको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि नेक्स्ट जो भी आपके लेक्चर्स आए उन तक आपको इन्फॉर्म किया जा सके। ठीक है, चलिए तो आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा जनरल साइंस केमिस्ट्री से, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर आपको जो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो आपको 5 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ करके चलना है। जनरली हम 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आप बाय डिफॉल्ट पढ़ के चलते हो, ठोस के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। अच्छा, 4th स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होती है? प्लाज्मा स्टेट होती है। और 5 स्टेट ऑफ मैटर जो 5th स्टेज है दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दैट इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर। तो मेनली आपको 6 और 7 भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी हैं। आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ध्यान में रख सकते हो, लेकिन मेनली आपको जो स्टेट ऑफ मैटर पढ़नी है दैट इज फर्स्ट इज द सॉलिड स्टेट, सेकंड इज लिक्विड स्टेज, थर्ड इज द गैसियस स्टेज, फोर्थ इज द प्लाज्मा स्टेट एंड फिफ्थ इज द बीईसी दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चलिए वन बाय वन जो पॉइंट्स हैं अपन नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फादर ऑफ मोल्डन केमिस्ट्री। तो मोल्डन केमिस्ट्री लवोजियर को बोला जाता है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर आपको पूछे जाएं तो दैट इज बर्जीलियस, जिन्होंने जो सिंबल्स दिए आज के टाइम पर आप हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, ये सिंबल्स भी किन्होंने दिए थे? बर्जीलियस ने दिए थे। तो ये दोनों फादर आपको याद रखने हैं, दैट इज मोल्डन केमिस्ट्री के फादर कौन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है। नेक्स्ट है, अब हम जो स्टेट ऑफ मैटर है उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक ना। तो सॉलिड जो स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज उसके स्पेसिफिकेशन क्या है? डेफिनेट शेप और साइज होती है, मतलब निश्चित आकार रहता है, माप रहता है इनका। जो भी अगर कोई भी आपके सामने मॉलिक्यूल है दैट इज सॉलिड स्टेट के अंदर है तो वो डेफिनेट शेप रखेगा, अपनी साइज रखेगा। जो सॉलिड स्टेज है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी स्टेजेस से सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होने की वजह से ही यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक कर पाना भी अपने आप में मुश्किल होता है। दैट इज मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है, काफी डेंस स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब सॉलिड को भी आगे आप अगर क्लासिफाई करना चाहें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी आगे अगर आप फर्दर अगर डिवाइड करने जाएं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक सॉलिड होते हैं, मोलिकुलर होते हैं, नेटवर्क कोवेलेंट होते हैं और मेटेलिक होते हैं। अब इनके बारे में जो पॉइंट्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड है, इनको जो कंपैरिजन वे के अंदर अपन देखते हैं कि जो आप डेफिनेशन है उसको भी समझ पाएं और इनका जो की कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ पाएं। जब बात आती है एमोर्फस सॉलिड की तो दैट इज डज नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो फिक्स नहीं रहती, किसके अंदर? एमोर्फस के अंदर। मेल्ट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर की रेंज होगी, एग्जैक्ट टेम्परेचर रेंज। मतलब अगर जैसे अपन बोलना चाहें कि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा तो एग्जैक्ट रेंज होने की बजाय एक आपके सामने एक रेंज दी जाएगी एट पिन पॉइंट होने की बजाय एग्जैक्टली, मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। दैट मीन्स मान लो हम बोल करके चलेंगे कि 1536 पर आयरन जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन जो एमोर्फस अगर सॉलिड है दैट मीन्स उसके लिए एक रेंज के अंदर वेरी करेगा जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। अपने आप में आइसोट्रोपिक होता है और एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? मतलब सभी डायरेक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम जो बनी हुई रहती हैं, दैट इज द आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है ना। एन आइसोट्रोपिक का मतलब अलग अलग जो आप अगर डायरेक्शन चेंज करते हो तो प्रॉपर्टीज के अंदर भी चेंज आता है। जो ये सिमेट्रिसिटी है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके अंदर सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट रहती है। ब्रेक एट इररेगुलर, जो प्लेन्स हैं इररेगुलर प्लेन के अंदर ब्रेक होता है। एमोर्फस का जैसे एग्जांपल आप ग्लास का एग्जांपल लीजिए, जैसे ही आप ब्रेक डाउन करते हो ब्रिटल मटेरियल है, एमोर्फस है, दैट इज इररेगुलर शेप के अंदर ब्रेक हो जाएगा। वहीं पर अगर अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें दैट इज ब्रेक्स एट स्मूथ क्लीवेज प्लेन, मतलब एक प्लेन के अबाउट स्मूथली यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन होता है।
तो इनके बारे में बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान में रख के चलना है। एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो इसके की पॉइंट्स हैं उनको आप ध्यान में रख के चलोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। कंपेरेटिवली अगर सॉलिड का हम कंपेयर करें तो यहाँ पर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं कंपेयर टू सॉलिड। यहाँ से हम सॉलिड से कंपेयर करके बताने। अच्छा, गैसेज के लिए बात करें तो यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है लगभग यहाँ पर नेग्लिजिबल रह जाते हैं, लगभग नेग्लिजिबल रह जाते हैं। इसी वजह से इसका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, कोई भी डेफिनेट साइज नहीं होती। गैस के कुछ लॉज के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट मींस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स मतलब पी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, और गैलुसेक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आप पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके अंदर भी आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर होने पर यहाँ पर V इज प्रोपोर्शनल टू T बोल करके चलते हैं। वैसे ही अगर डायरेक्टली यही तो कॉन्सेप्ट लिखा है यहाँ पर कि अगर प्रेशर कॉन्सेप्ट यहाँ पर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसी इक्वेशन को आप क्या बोल दोगे, प्रेशर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सेम अगर यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है तो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। गैलुसेक लॉ दैट मींस वॉल्यूम कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो आप सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर इंटरचेंज को किस नाम से जाना जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको बोलता है कंडेंसेशन का मतलब क्या है। तो आपको अगर क्लियर है टेबल कि गैस से लिक्विड का बनना दैट इज द कंडेंसेशन, संघनन बोला जाता है। तो सभी को आपको ध्यान में रखना है। एक बहुत ही सुंदर तरीके से आपको चार्ट की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट किया गया है। देखना, सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो फ्यूजन है, वहीं पर लिक्विड अगर सॉलिड के अंदर होता है मतलब सॉलिडिफिकेशन हुआ है। सॉलिड अगर गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ है डायरेक्टली, जैसे हम बोलकर चलते हैं जो नौशादर का एग्जाम्पल है या कपूर का एग्जाम्पल है, वहां पर आपके सामने सब्लिमेशन प्रेजेंट रहता है। अच्छा, अगर गैस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गई डायरेक्टली दैट मींस डिपोजिशन हुआ है, डिपॉजिट हो गई है। यहीं पर अगर लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया दैट मींस वेपराइजेशन हुआ है। तो सारी टर्म्स को आपको ध्यान में रख के चलना है, एक साथ बना करके दी गई है आपको। चलिए नेक्स्ट जो अपनी स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट जो हायर टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है, वहां पर जो प्लाज्मा स्टेट है वो प्रेजेंट रहती है। प्लाज्मा का सिंपल सा मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन और आयन एक साथ में प्रेजेंट हैं, सिंपल सी बात है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, सन का एग्जांपल लूं, जहां पर नाभिक के संलयन की अभिक्रिया होती है, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का एटम बनाते हैं और ह्यूज अमाउंट के अंदर एनर्जी है वो लिबरेट होती है। यहाँ पर प्लाज्मा स्टेज के अंदर आपके सामने जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो देखने को मिलती है, मतलब इलेक्ट्रॉन आयन काफी हायर टेम्परेचर पर आपको जो फोर्थ स्टेज है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सन का अपन एग्जांपल देकर के चलते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है। मेनली अपन जो एनर्जी इन द सन एंड स्टार्स दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और आयन की वजह से यहाँ पर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट रहेगी। तो सिंपल सा आपको बेसिक ध्यान में रखना है कि बहुत हायर टेम्परेचर है वहां पर प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट रहेगी, मतलब गैस से भी बहुत हाई टेम्परेचर। विलियम क्रूक्स ने इसके बारे में 1879 के अंदर बताया। ये जो नेम है साइंटिस्ट की वो भी आप याद रखो, विलियम क्रूक्स के लिए फोर्थ स्टेट डायरेक्टली पूछा जाएगा आपको कि किसने खोज की और कौन सी ईयर के अंदर की, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको एज इट इज याद रखना है। अच्छा, फिफ्थ जो स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज बीस स्टेट। तो बी बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट, इसी के नेम पर जो एक्रोनेम है बी, ई और सी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, जो पांचवी अवस्था मानी जाती है पदार्थ की। अच्छा, ये कब पॉसिबल है, वेरी लो डेंसिटी, बहुत ही लो डेंसिटी, लगभग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, मतलब हम बोल करते हैं एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जीरो केल्विन। अच्छा, जीरो केल्विन को हम -273.15 भी बोल सकते हैं, मतलब इससे नीचे टेम्परेचर जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एनर्जी लगभग खो देते हैं। तो लगभग एनर्जी जीरो के बराबर हो गई, दैट मीन्स इससे नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम जो आप डाउन डायरेक्शन के अंदर, नेगेटिव के अंदर, मतलब जितना टेम्परेचर आप लेकर जा सकते हो दैट इज द जीरो केल्विन। टेम्परेचर में सेंटीग्रेड की बात करूं तो -273.15, और यही वो टेम्परेचर है जिस पर 20 स्टेज प्रेजेंट रहती है। काफी लो डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटीज काफी लो होगी। तो ये इंपॉर्टेंट आपको चीजें याद रखनी है। चलिए इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, गैस है उसको अगर प्लाज्मा स्टेट के अंदर आपको कन्वर्ट करना है दैट मीन्स
गैस का टेम्परेचर आप और हाई कर दोगे, बहुत हाई, मतलब हाई टेम्परेचर पर तो सॉलिड से लिक्विड हुआ, जैसे ही और एनर्जी मिली गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ, और गैस का भी टेम्परेचर आप और हाई कर दे दो तो वो प्लाज्मा स्टेज आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, वहीं पर गैस को आप कूल्ड करते हुए सॉलिड से भी और नीचे ले जाते हो, बहुत लो टेम्परेचर पर आप कूलिंग करते हो, तब आपके सामने बीसी स्टेज आएगी। किस टेम्परेचर पर? लगभग एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर, ठीक है ना। बाकी जो 6 स्टेज और 7th स्टेज है उसके बारे में बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार के लिए बस पढ़ सकते हो, आप नेग्लेक्ट करोगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग यहाँ पर चांसेस कम है कि पूछे जाए एग्जाम के अंदर। आपको जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 जो स्टेज ऑफ मैटर हैं उनको आपको इंपॉर्टेंट याद रख के रखना है। फिर भी मैंने आपको की पॉइंट्स के अंदर इनको 6th स्टेज और 7th स्टेज को भी लिख कर दे दिया है, तो आप हायर स्टडी पर जाते हो तब आप इनको पढ़ने की जरूरत है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आपको जो पॉइंट है ब्राउनियन मोशन के बारे में ध्यान रखना है। डायरेक्टली पूछता है ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या है। दैट इज द पार्टिकल ऑफ मैटर मूव इन जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन के अंदर जो पार्टिकल का मोशन है दैट इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। क्लियर है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर अगर अपन स्टेजेस के अंदर पढ़ना चाहें कि 5 आपने स्टेट ऑफ मैटर बताया, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो पार्टिकल एनर्जी रखेगा, जो हीट की टर्म्स की एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, गैस, और गैस ने भी और हाई टेम्परेचर गेन कर लिया, दैट मींस वो प्लाज्मा स्टेट आ गई। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी, प्लाज्मा की, उसके बाद में गैस की, उसके बाद में बीसी स्टेज की, उसके बाद में लिक्विड, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की होती है, जिसके अंदर सबसे अपन बोलकर चलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहता है, फॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर, और यहां पर फॉर्म्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज द प्लाज्मा स्टेट। चलिए अगर मैं डेंसिटी के ऑर्डर की चर्चा करूं कि डेंसिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर, देन लिक्विड, उसके बाद में बीसी, देन गैस, और सबसे कम प्लाज्मा के लिए डेंसिटी होती है। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर में बोल करके चलूं तो सबसे हाई किसको किया जाता है, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। तभी आप जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी पढ़ करके चलते हो, मतलब आपने नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी पढ़ कर चलते हो कि पेट्रोलियम गैस को आपने लिक्विफाई कर दिया है, मतलब गैसेज स्टेज के अंदर थी, कंप्रेस करके आपने लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो सबसे ज्यादा कंप्रेस गैस को किया जा सकता है, देन लिक्विड को, और सॉलिड को सबसे कम कंप्रेस किया जा सकता है। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई रहता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्यूजन पॉइंट की अगर बात करें तो वह न्यूनतम ताप जिस पर वायुमंडलीय दबाव में ठोस पिघल करके द्रव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बोलते हैं। ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल की ताकत है उसका संकेत देता है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, सिंपल सी बात है। अगर आप नमक ऐड करते हो तो बर्फ का गलनांक है वो, मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है, गलनांक क्या है, कम हो जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से अपन जो बर्फ के अंदर आप जो ये अगर बर्फ पिघल ना जाए तो उसके लिए नमक ऐड करते हो ताकि मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाए, नीचे जाएगा तो जल्दी अचीव नहीं होगा, बर्फ जो पिघलेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पुट किया जाता है। चलिए वेपराइजेशन के बारे में रिपीटेड नेचर के अंदर क्वेश्चन पुट होते हैं, वो वेपराइजेशन होता क्या है, वाष्पीकरण होता क्या है, और किन किन जो फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंडेंसी रखता है। तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के अलावा, बॉइलिंग पॉइंट है तब तो वेपराइजेशन है, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट अगर वेपर के अंदर किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द वेपराइजेशन। ध्यान में रख के चलना, अकेला सिंगल पॉइंट की बात करूंगा, वेपराइजेशन की बात करूं तब तो यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा है दैट मीन्स वेपराइजेशन है। लेकिन इवोपरेशन हर टेम्परेचर पर होता है, हर एक टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो, लेकिन वेपराइजेशन केवल और केवल बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। ध्यान में रख के चलना, इवोपरेशन ऐसा फिनोमिना है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होगा, रूम टेम्परेचर पर भी वेपराइजेशन होता है, जरूरी नहीं है बॉइलिंग पॉइंट हो, क्योंकि यहाँ पर आप अगर सी की बात करें तो वेपराइजेशन होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट होना जरूरी है, लेकिन इवोपरेशन के लिए कोई भी टेम्परेचर हो, रेट ऑफ इवोपरेशन हो सकता है इफेक्टेड हो, रेट ऑफ इवोपरेशन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओ उस पर इफेक्ट करेगी बाकायदा, लेकिन हर एक टेम्परेचर पर इवोपरेशन होगा, लेकिन वेपराइजेशन नहीं होगा। ध्यान में रख के चलना।
सरफेस फिनोमेना है अपने आप में, और जब भी वो ऑपरेशन होता है तो कूलिंग को कोज इफेक्ट होगा। देखना आप, जब भी मटके में हम बोलते हैं कि भी पानी ठंडा हो गया, किस वजह से हो गया? इवोपरेशन की वजह से। जैसे ही हीट है वो यहाँ पर लिबरेट हो गई तो रिमेनिंग पार्ट है उसकी जैसे ही हीट रिमूव हुई है तो कूलिंग इफेक्ट आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने देखकर चलना है सारी चीजें। सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगी। चारों फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। ह्यूमिडिटी अगर ड्रॉप करती है तो रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज करेगा। ह्यूमिडिटी देखना आप, जैसे ही ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट होता है, आर्द्रता ज्यादा रहती है तो उस टाइम पर रेट ऑफ इवोपरेशन ड्रॉप डाउन कर जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। विंड स्पीड अगर आप बढ़ाते हो तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा। जैसे विंड स्पीड बढ़ाओगे तो कपड़े के सूखने की दर जल्दी हो जाएगी, जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। सरफेस एरिया बढ़ाओगे, फैलाकर सुखाओगे कपड़ों को, जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, आर्द्रता है, नमी वाला मौसम है, उसमें कपड़े नहीं सूखेंगे, दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आप डेली लाइफ के एग्जांपल ले सकते हो, सरफेस एरिया टेम्परेचर विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवोपरेशन, लेकिन ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है ना। तो ये सारे आपको जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं उनके आपको अपने बाकायदा नोट्स बना करके रखने हैं। जैसे आज अपना टॉपिक हुआ स्टेट ऑफ मैटर, तो इसके नोट्स आपको बना करके रखने हैं बाकायदा। यहाँ पर आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा, जो अपना कंप्लीट सेशन है उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आपको जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, उसको आपको जो है ज्वाइन करके रखना है, ताकि आप वहाँ पर आपको 1 by 1 जो भी लेक्चर्स आपके होते हैं वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है ना। तो आपको लिखना भी है ताकि आपको प्रैक्टिस हो, लेकिन अगर आपके पास में टाइम लिमिटेड है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली रिवाइज कर सकते हो। आपको तो पैनल का पीडीएफ आप देख पा रहे हो, कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिसको आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। होपफुली आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, एग्जाम के अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कंप्लीट कंटेंट। तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर 1 by 1 जनरल साइंस के इसी टाइप से अपन टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।